आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। हमारे सामने डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह का एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्यान है और हमारा मिशन है कि इसमें से यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें एक कहानी की तरह पिरोया जाए। बिल्कुल, और कहानी के साथ साथ हम उस क्यों पर भी ध्यान देंगे। देखिए, 2019 के बाद से यूपीएससी का पैटर्न वो बदला है, काफी बदल गया है। हाँ, अब सीधे सीधे सवाल नहीं आते कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। हाँ। अब वो पूछते हैं कि बिस्मार्क और सरदार पटेल की नीतियों में क्या समानताएं थी। अच्छा, मतलब इंटरलिंकिंग पर जोर है। इंटरलिंकिंग, एग्जैक्टली। या नेहरू की सोच पर लेनिन और स्टालिन का क्या असर था। वो चाहते हैं कि उम्मीदवार डॉट्स कनेक्ट करना सीख ले। सही बात है। तो चलिए डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आधुनिक विश्व का उदय। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप उस दौर से जिसे अंधकार युग या डार्क एजेस कहा जाता है उससे बाहर निकलकर मॉडर्न कैसे बना। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है जो सिलेबस में ही छिपा है। सिलेबस में विश्व इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक विश्व इतिहास लिखा है। ये छोटा सा शब्द आधुनिक बहुत कुछ कहता है ना? बहुत कुछ। इसका सीधा मतलब है कि हमें दुनिया के हर कोने का इतिहास नहीं पढ़ना है। ओके। हमारा फोकस 15वीं-16वीं सदी के बाद की उन घटनाओं पर है जिन्होंने दुनिया को बदला। और अगर आप उन घटनाओं की लिस्ट देखें, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, हाँ, औद्योगिक क्रांति, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। पैटर्न ये है कि ये सारी घटनाएं यूरोप में, खासकर पश्चिमी यूरोप में हो रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा सिलेबस ही एक तरह से यूरोसेंट्रिक है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत में इसके 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है ऐतिहासिक पूर्वाग्रह, हिस्टोरिकल बायस। हिस्टोरिकल बायस। हाँ, देखिए, इतिहास लिखने वाले ज्यादातर शुरुआती इतिहासकार यूरोपीय थे। तो उन्होंने अपनी कहानी को दुनिया की कहानी बना दिया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और बाकी दुनिया को, जिसे वो ओरिएंटल वर्ल्ड कहते थे, उसे कम कर गया का। हाँ, उसे पिछड़ा हुआ या स्टैटिक दिखाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है? मतलब क्या वाकई में उस समय यूरोप में ही ऐसी घटनाएं नहीं हो रही थीं जो दुनिया को बदल रही थीं? और यही दूसरा कारण है जो ज्यादा व्यावहारिक है। आधुनिकता या मॉडर्निटी से जुड़े जो भी बड़े विचार हैं, जैसे उदारवाद, हाँ, उदारवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, इन सब की शुरुआत पश्चिमी यूरोप में ही हुई। अच्छा। ये विचार फिर पूरी दुनिया में फैले, चाहे वो औपनिवेशवाद के जरिए हो या वैचारिक आदान प्रदान से। इसलिए आधुनिक दुनिया को समझने के लिए हमें यूरोप से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आधुनिकता शब्द जो बार बार आ रहा है, ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है। तोड़कर समझना हो तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले है राजनीतिक आधुनिकता। ओके। इसमें वो विचार आते हैं जहां राजा की दैवीय शक्ति को चुनौती दी गई और कहा गया कि सरकार लोगों की सहमति से बननी चाहिए, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बिल्कुल, यहीं से उदारवाद, गणतंत्रवाद और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जैसे विचार पैदा हुए। यानी हम पर कौन राज करेगा ये हम तय करेंगे वाली सोच। और आर्थिक तौर पे क्या बदल रहा था? आर्थिक तौर पर जमीन पर आधारित जो सामंती व्यवस्था थी उसकी जगह पूंजीवाद ले रहा था। कैपिटलिज्म। हाँ, कैपिटलिज्म। व्यापार बढ़ रहा था, बाजार बन रहे थे और पैसा ही अर्थव्यवस्था का केंद्र बन रहा था। और दिलचस्प बात यह है कि इसी पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में समाजवाद और साम्यवाद जैसे विचार भी पैदा हुए। और तीसरा हिस्सा वो समाज से जुड़ा होगा। हाँ, सामाजिक आधुनिकता। इसमें व्यक्तिवाद का विचार बहुत अहम है, यानी व्यक्ति की पहचान किसी समूह से नहीं बल्कि अपने आप से है। इंडिविजुअलिज्म। साथ ही मानवतावाद जो इंसान की क्षमताओं पर जोर देता है, और धर्मनिरपेक्षता। यूपीएससी का पूरा सिलेबस इन्हीं 3 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता है। तो आधुनिकता को समझने के लिए हमें उस दुनिया में वापस जाना होगा जिससे यूरोप बाहर निकला, यानी अंधकार युग। ये नाम सुनने में ही काफी भारी लगता है। हाँ। क्या था ये दौर और इसे अंधकार क्यों कहा गया? ये नाम 14वीं सदी के एक इतालवी विचारक थे, फ्रांसिस्को पेट्रॉक, उन्होंने दिया था। अच्छा। वो प्राचीन ग्रीस और रोम के गौरवशाली इतिहास को देख रहे थे और फिर अपने समय को। तो उन्हें बीच का लगभग 1000 साल का समय, मतलब 5वीं से 14वीं सदी, ज्ञान और कला के नजरिए से बिल्कुल अंधकारमयी लगा। लेकिन ये सिर्फ बौद्धिक अंधकार तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यूरोप उस समय 3 बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। 3 बड़ी समस्याएं? पहली थी राजनीतिक समस्या। 5वीं सदी में
शक्तिशाली पश्चिमी रोमन साम्राज्य बिखर गया, टूट गया। हाँ। सोचिए, एक विशाल स्थिर साम्राज्य की जगह सैकड़ों छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले कबीलाई राज्य बन गए। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, हर तरफ अराजकता थी। और असुरक्षा होगी तो व्यापार भी ठप हो जाएगा, ये दूसरी समस्या रही होगी। बिल्कुल, ये थी आर्थिक समस्या। इस्लाम के उदय के बाद 7वीं 8वीं सदी तक अरबों का भूमध्य सागर और मध्य पूर्व के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण हो गया। यूरोप का पूरब के साथ जो व्यापार था वो लगभग बंद हो गया। शहर वीरान होने लगे और अर्थव्यवस्था वापस कृषि पर सिमट गई। और स्रोत में एक तीसरी बहुत ही अनोखी वजह का जिक्र है, जलवायु। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इतिहासकारों ने पाया है कि 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक मिनी आइस एज जैसा दौर आया। अरे वाह। औसत तापमान गिर गया, जिससे कई इलाकों में परमाफ्रॉस्ट की स्थिति बन गई, यानी जमीन की ऊपरी परत जम गई, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ा होगा। सीधा असर, पैदावार घट गई, अकाल पड़ने लगे। तो आप कल्पना कर सकती हैं, राजनीतिक अस्थिरता, ठप व्यापार और भूखमरी, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। तो ऐसे मुश्किल हालात से निपटने के लिए समाज ने क्या रास्ता निकाला? यहीं पर सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की एंट्री होती है। सही पकड़ा, सामंतवाद इसी अराजकता का एक समाधान था। राजा के पास अब टैक्स वसूलने और एक स्थायी सेना रखने के लिए नकद पैसा नहीं था। अच्छा। तो उसने एक नया तरीका निकाला। उसने अपनी जमीन के बड़े बड़े हिस्से अपने वफादार सरदारों, मतलब वैसल्स को दे दिए। जमीन के बदले वफादारी और सैन्य सेवा। एकदम सही। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर राजा, उसने जमीन बड़े लॉर्ड्स को दी, लॉर्ड्स ने उसे छोटे नाइट्स यानी योद्धाओं में बांटा, और इस पिरामिड में सबसे नीचे थे किसान या सर्फ, जो जमीन पर काम करते थे। हाँ, और वो लगभग गुलामों जैसी स्थिति में थे। उन्हें अपने लॉर्ड के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था, जिसे कॉर्वी कहते थे। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। यूपीएससी में अक्सर भारतीय और यूरोपीय सामंतवाद की तुलना करने को कहा जाता है। क्या इनमें कोई बड़ा अंतर था? हाँ, एक मुख्य अंतर था। यूरोपीय सामंतवाद में जमीन के बदले सैन्य सेवा एक औपचारिक अनुबंध था, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ओके। भारत में, जिसे कुछ इतिहासकार इंडियन फ्यूडलिज्म कहते हैं, वो ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन का राजस्व वसूलने का अधिकार देने जैसा था। यहाँ सैन्य अनुबंध उतना सख्त और औपचारिक नहीं था। तो यूरोप इस बंद, स्थिर और शोषणकारी सामंती व्यवस्था में फंस गया था। इस चक्र को तोड़ा किसने? इस अंधकार से रोशनी की पहली किरण कहां से आई? बदलाव की शुरुआत होती है 11वीं सदी के आसपास, वाणिज्यिक क्रांति से। कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन, हाँ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये व्यापार और वाणिज्य का एक जबरदस्त पुनरुत्थान था। शहरों में फिर से जान आने लगी, एक नया व्यापारी वर्ग उभरने लगा। लेकिन व्यापार फिर से शुरू कैसे हुआ? आपने बताया था कि पुराने रास्ते तो बंद हुए थे। इसकी एक बहुत ही अप्रत्याशित वजह थी धर्मयुद्ध। हाँ, मतलब क्रूसेड्स। क्रूसेड्स, हाँ। ये 11वीं से 13वीं सदी के बीच ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम जैसी पवित्र भूमि पर नियंत्रण के लिए लड़े गए युद्ध थे। सैन्य रूप से तो ईसाई हार गए, लेकिन इसका एक अनपेक्षित आर्थिक परिणाम हुआ। वाह, तो मतलब वे गए तो थे धर्म के लिए, लेकिन वापस आए व्यापार के विचार लेकर। ये तो कहानी का एक बिल्कुल अलग ही मोड़ है। बिल्कुल। जब यूरोपीय सैनिक मध्य पूर्व पहुंचे तो उन्होंने अरब दुनिया की समृद्धि, उनके आलीशान शहरों और शानदार चीजों को देखा। उन्हें रेशम, मसालों, चीनी और इत्र जैसी चीजों का चस्का लग गया। जब वे वापस लौटे तो इन चीजों की मांग यूरोप में आसमान छूने लगी और व्यापार फिर से शुरू हो गया। हाँ, और इटालवी शहरों जैसे वेनिस और जनोआ ने इस व्यापार को फिर से शुरू कर दिया। तो धर्मयुद्ध ने एक तरह से खिड़की खोल दी। और क्या कोई और भी कारक थे? हाँ, एक और बड़ा कारण था मंगोल साम्राज्य का उदय। अच्छा। चंगेज खान और उसके वंशजों ने 13वीं सदी में मध्य एशिया में एक विशाल और स्थिर साम्राज्य बनाया। इससे सदियों से बंद पड़ा सिल्क रूट फिर से सुरक्षित हो गया। मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने इसी रास्ते से चीन तक का सफर किया, और वे सिर्फ कहानियां लेकर वापस नहीं आए। वे अपने साथ नई तकनीकें भी लाए। हाँ, जैसे बारूद और कागज और प्रिंटिंग प्रेस। बारूद ने राजाओं को अपने विद्रोही सामंतों के किलों को उड़ाने की शक्ति दी, जिससे लाजा फिर से मजबूत होने लगे। एग्जैक्टली। और कागज और प्रिंटिंग ने ज्ञान के प्रसार को आसान बना दिया, जिसने आगे चलकर पुनर्जागरण की नींव रखी। तो व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था, राजा मजबूत हो रहे थे और सामंतवाद की पकड़ ढीली पड़ रही थी। लेकिन फिर 15वीं सदी के मध्य में एक ऐसी घटना हुई
जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। वो निर्णायक मोड़ था 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल। हाँ, ये शहर पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था और यूरोप से एशिया जाने वाले जमीनी व्यापार का मुख्य दरवाजा था। ऑटोमन तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया पूरी तरह से। ऑटोमन साम्राज्य ने यूरोपीय व्यापारियों पर भारी टैक्स लगा दिए। अब यूरोप के लिए पूरब से मसाले और रेशम लाना लगभग नामुमकिन हो गया। एक तरह का संकट पैदा हो गया। हाँ, मसालों के बिना उनका खाना बेस्वाद था और मांस को संरक्षित करना भी मुश्किल था। तो जरूरत ने आविष्कार को जन्म दिया। उनके पास जमीनी रास्ता नहीं था तो उन्होंने समुद्री रास्ता खोजने की ठानी। सही कहा, यही वो चिंगारी थी जिसने भौगोलिक खोजों का युग या एज ऑफ डिस्कवरी की शुरुआत की। स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं ने नाविकों को पैसा और समर्थन दिया कि वो पूरब तक पहुंचने के लिए नए समुद्री रास्ते खोजें। इसी कोशिश में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे और 1498 में वास्को डी गामा उसी रास्ते से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंच गए। और इसी दौड़ में एक और मशहूर गलती भी हुई, क्रिस्टोफर कोलंबस की गलती। वो भारत खोजने निकले थे, लेकिन पश्चिम की ओर यात्रा करके 1492 में एक नई दुनिया अमेरिका पहुंच गए। इन खोजों ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। अब व्यापार सिर्फ भूमध्य सागर तक सीमित नहीं रहा, ये अटलांटिक और हिंद महासागर तक फैल गया। ये वैश्वीकरण की पहली लहर थी। इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन का सबसे तात्कालिक और महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? क्या ये धर्मयुद्ध की एक नई शुरुआत थी, या सामंतवाद का उदय, या फिर पूर्व के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज? निस्संदेह इसका सबसे सीधा और तात्कालिक परिणाम था पूर्व के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज। ओके। बाकी सब इसके दूरगामी परिणाम थे, लेकिन जो चीज तुरंत शुरू हुई वो थी अटलांटिक महासागर में एक नई दौड़। इस एक घटना ने यूरोप का ध्यान भूमध्य सागर से हटाकर अटलांटिक की ओर मोड़ दिया और दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। हमेशा के लिए। हमने अब तक जो भी चर्चा की, अगर किसी उम्मीदवार को इसे एक उत्तर में समेटना हो, जैसे मान लीजिए सवाल आता है, वाणिज्यिक क्रांति ने यूरोप में सामंतवाद के पतन और आधुनिक युग के उदय का मार्ग कैसे प्रशस्त किया, तो उन्हें किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर की संरचना में 3-4 मुख्य बातें आनी चाहिए। पहला, वाणिज्यिक क्रांति ने एक नए धनी व्यापारी वर्ग को जन्म दिया, जिसने सामंती लॉर्ड्स की शक्ति को चुनौती दी। दूसरा, व्यापार और शहरों के उदय ने किसानों को सामंती बंधन से मुक्त होकर शहरों में मजदूरी करने का विकल्प दिया। सही। तीसरा, व्यापार से राजाओं की आय बढ़ी, जिससे वो अपनी स्थायी सेना रख सकें और सामंतों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। और चौथा, इसी क्रांति ने भौगोलिक खोजों को प्रेरित किया, जिसने यूरोप को वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा किया और सामंतवाद को पूरी तरह अप्रासंगिक बना दिया। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि यूरोप में आधुनिकता का उदय कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। ये सदियों तक चली एक प्रक्रिया थी जो अंधकार युग की समस्याओं की एक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई। और इस पूरे बदलाव के इंजन के तौर पर व्यापार और वाणिज्य ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार की ओर ले जाता है। व्याख्यान में एक बात का उल्लेख है कि मानव इतिहास को अगर देखें तो ये संस्थाओं और व्यक्तिवाद के बीच एक निरंतर संघर्ष की कहानी है। इंस्टीट्यूशनलिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। हाँ, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और सामंतवाद जैसी संस्थाएं इतनी शक्तिशाली थीं कि व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपकी पहचान आपके लॉर्ड या आपके चर्च से थी। और पुनर्जागरण, धर्म सुधार और आगे चलकर हुई क्रांतियों ने इसी व्यक्ति को उन संस्थाओं के चंगुल से छुड़ाने का काम किया। सही। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में ये संघर्ष किन रूपों में दिखाई देता है। बिल्कुल। क्या आज भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो सरकारें हों, बड़ी कंपनियां हों या संगठित धर्म, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हावी होने की कोशिश करती हैं? और व्यक्ति अपनी पहचान और अधिकारों के लिए कैसे लड़ रहा है? इतिहास का ये पैटर्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक बेहतरीन विचार। यह विश्लेषण डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह के व्याख्यान पर आधारित था।